पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं जो हमको लगे इंपॉर्टेंट तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कि द एयर ऑफ द एटमोस्फेयर दैट वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इट्स कंपोजिशन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट ओवर द होल सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सी लेवल अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ एटलीस्ट 25 किलोमीटर। बोला गया है कि जो भी हम लोग एटमोस्फेयर में हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें कई सारे गैसों का वो मिश्रण है। जो भी वातावरण में हम लोग जो सांस लेते हैं ना, वो कई सारे गैसों का मिश्रण है। और इसमें जो कंपोजिशन होता है ना, कंपोजिशन का मतलब जो है परसेंटेज वगैरह, ठीक है, गैसों का परसेंटेज जो जिसका कंपोजिशन होता है ना, प्रैक्टिकली जो है वो कांस्टेंट होता है। मतलब प्रैक्टिकली उसका जो परसेंटेज होता है, जो रेशियो होता है, लगभग जो है, चाहे पृथ्वी में बात करें तो लगभग जो है बराबर ही होता है। प्रैक्टिकली जो है कांस्टेंट होता है नदी का लेवल से लेके 25 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है, फ्रॉम सी लेवल टू 25 किलोमीटर रेडियस तक, जो 25 किलोमीटर हाइट तक जो है मेरा जो कंपोजिशन होता है एटमोस्फेरिक गैसेस का, वो कांस्टेंट होता है। मतलब इसको समझ लीजिए कि अगर ये मेरा अर्थ है, अर्थ को हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, सपोज ये मेरा अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है ना, अब अर्थ से जो है 25 किलोमीटर अप टू 25 किलोमीटर, एटलीस्ट 25 किलोमीटर ना, एटलीस्ट बोला गया है, कम से कम 25 किलोमीटर का जो रेडियस होता है पृथ्वी की सतह से, ठीक है। कहाँ से? सी लेवल से बोला गया है। एमएसएल जो भी होगा वहां से 25 किलोमीटर तक जो अपना कंपोजिशन होगा ना, जो भी हवाओं का कंपोजिशन हो, गैसों का जो कंपोजिशन होगा वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर एंड नॉट अ केमिकल सब्सटेंस द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। क्योंकि जो हवा है वो गैसों का मिश्रण है, कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो अलग हो सकते हैं। This is normally done by cooling it to about 190 -190 degree centigrade, after which the various components are separated by fractional distillation। यहाँ पे बात किया गया है कि चूंकि हमारा जो एयर है, बिकॉज ऑफ द एयर इज अ मिक्सचर, ये हमारा हवा का मिश्रण होता है। ये कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, जो कि एक मिश्रण है कि नहीं है। मिश्रण मान के चलिए कि चना के साथ जो है, आप मान के चलिए कि चना के साथ आप मिक्स कर दिए हैं मूंगफली, सेंगदाना बोलते हैं इसको मराठी में। तो मूंगफली के साथ अगर चना मिक्स कर दिए, एक मिक्सचर हो गया, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन केमिकल सब्सटेंस थोड़ी ना है हवा का, हवा हवा केमिकल सब्सटेंस है ही नहीं। ऐसा तो है ही नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अब हमको बोल रहे हैं कैल्शियम अलग कीजिए और कार्बोनेट यानी कार्बन अलग कीजिए, तो ऐसा नहीं कर पाइए क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, हवा के बारे में बताया गया कि ये मिश्रण है, सिर्फ नॉर्मल मिश्रण है। इसीलिए अब चूंकि ये मिश्रण है, केमिकल सब्सटेंस है नहीं, इसलिए जो इसके कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमको गैसें हैं यहाँ पे, उसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। आसानी से नहीं कर सकते हैं, पर एक मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? जो हवा है उसको ठंडा कर दीजिए, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक? अबाउट -190 डिग्री सेंटीग्रेड, -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कीजिए। उसके बाद जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक विधि है, डिटेल में हम नहीं बताएंगे, नाम जान लीजिए, 9-10 में पढ़े होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप फिर सभी जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी गैसें हैं उस हवा में, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम लोग हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। वो केमिकल सब्सटेंस थोड़ी ना है, वो मिक्सचरन ऑफ गैसेस है, या मिक्सचरन है बहुत सारे गैसों का। तो कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे उस हवा को। उसके बाद सभी कंपोनेंट्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? आवाज आ रही है सबको? चलिए, चलिए, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हम जानकारी नहीं देंगे, आप गूगल कर लीजिए, बहुत ये 9-10 का चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि चूंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर में कई सारे गैसें हैं, तो उनका जो है, उनको क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब उसके घटक बोलेंगे। कि हवा जो है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, वातावरण का जो वायुमंडल का जो हवा है ना, ठीक है, उसमें कई सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कई सारे घटक होते हैं, कई सारे उसमें गैसें होते हैं। सबका
परसेंटेज दिया गया है वॉल्यूम के अनुसार और वेट के अनुसार। एग्जाम में बहुत गड़बड़ होता है इसी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिखता है, पूछा ऑक्सीजन कितना परसेंट है, बिना आओ ना ताओ देखे सीधा मार दिया 20.93, गलत हो जाता है कभी कभी। एग्जाम में कहीं पूछता है वेट के अनुसार, कहीं पूछता है वॉल्यूम के अनुसार। आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, आपको लगता है क्वेश्चन बहुत जल्दी है, एकदम तुरंत सॉल्व करना है, एकदम सेकंड में सॉल्व करना है, और बिना क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़े आप देते हैं आंसर और हो जाता है गलत। और फिर बोलते हैं एग्जाम हो जाने के बाद मेरा आंसर तो सही था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया सिलेक्शन, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल में आप ऐसा हमेशा जो है गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा था। जो क्वेश्चन सबसे इजी होता है ना, उसमें गड़बड़ करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और गड़बड़ करने का चांसेस तब ज्यादा होता है जब हड़बड़ी में आप रहते हैं। इसलिए चाहे क्वेश्चन जो है वो इजी आपको दिखे, चाहे काफी टफ दिखे, टफ में तो आपको 2 बार पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर जो आपको इजी दिखे ना उसको भी कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। टफ में तो क्योंकि एक बार में आपको समझ में आने वाला है नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ना पढ़ ही सकता है उसको, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है एटलीस्ट उसको 2 बार जरूर पढ़िए, एटलीस्ट। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन में आपका जो है, जो आपके आपको बोल सकते हैं जो आपका पासिंग जो बोल सकते हैं ना, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग मार्क्स जो होते हैं ना, सबसे आगे जो बढ़ सकते हैं उसी में जो है आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सब जो है सबको स्कोर करना ही चाहिए, इसी इसी में अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो बाकी जो टफ क्वेश्चन जो आपको आ ही नहीं रहा तो उसको तो ऐसे भी आप नहीं, तो कई मारने वाले हैं, पर जो क्वेश्चन बनने लायक है पता चला उसको भी छोड़ना पड़ रहा है, या उससे भी नुकसान हो गया 1 नंबर का। तो इसीलिए इस तरह के सवाल में कभी भी गड़बड़ मत कीजिएगा। तो आते हैं ऑक्सीजन के लिए। सबसे पहले ऑक्सीजन का जो आपका वजन के अनुसार इसका जो परसेंटेज होता है 23.15 होता है, वॉल्यूम के अनुसार 20.93 होता है। नाइट्रोजन गैस जिसमें इनर्ट गैस है जैसे कि आर्गन हो गया या अदर जो निष्क्रिय गैसेस हैं, उसको मिला के 76.81 है वेट के अनुसार, 79.04 है वॉल्यूम के अनुसार। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखिए 0.04 है वेट के अनुसार, और वॉल्यूम के अनुसार 0.03 है। अब हम लोग अब ये भी पूछ सकते हैं आप कि सर नाइट्रोजन में आर्गन भी है कि नहीं है, और बाकी इनर्ट गैसें भी हैं, तो इसमें से आर्गन वगैरह कितना गैस होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आर्गन इज अ इनर्ट गैस, ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय कहने का मतलब है कि रिएक्टिव बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि क्या है कि ऑक्सीजन जो है किसी के साथ रिएक्शन करेगा सड़ जाता है, देखते हैं लकड़ी सड़ रहा है, कैसे सड़ रहा है, ऑक्सीजन क्योंकि रिएक्टिव चीज है, लकड़ी को भी सड़ा दे रहा है। मतलब अगर हवा में ऑक्सीजन है, रिएक्शन करेगा करेगा और चीज खराब हो जाएगा। सब का सब लगभग लगभग गैस जो है रिएक्टिव हो, लेकिन इस तरह गैस जो होता है ना इनर्ट गैस, वो निष्क्रिय होता है, मतलब उसको कोई रिएक्शन होता करेगा ही नहीं। देखते भी होंगे कि ब्लड में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तुरंत रिएक्शन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तुरंत, या कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, तुरंत ब्लड में मिलता है, तुरंत कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो क्या है, ये सब रिएक्टिव रिएक्टिव गैस हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है ना वो इनर्ट गैस की श्रेणी में आता है, मतलब इसको कुछ से मतलब भी नहीं है, मतलब निष्क्रिय गैस है कि कभी किसी के साथ जो है संपर्क में आता ही नहीं, मतलब निष्क्रिय है, कोई मतलब रिएक्शन करता ही नहीं है। ये जो इनर्ट गैस है इसका जो परसेंटेज है वॉल्यूम के अनुसार एटमोस्फेरिक एयर में, वो 0.94% है। ठीक है, 0.94% जो है इसका है। इट बिहेव्स लाइक नाइट्रोजन एंड देयरफॉर इट्स परसेंटेज इज नॉर्मली इंक्लूडेड इन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बोला गया कि चूंकि ये नाइट्रोजन की तरह बिहेव करता है, इसका गुण जो है नाइट्रोजन की तरह मिलता है, इसलिए इसका जो प्रतिशत है नाइट्रोजन के प्रतिशत में जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, मतलब क्या बोल रहे हैं हर्षा जी, आपका कमेंट आया कहते हैं ना का मतलब, कहते हैं ना कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो, हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत नॉर्मल एक प्रोसेस है, अब देख लीजिएगा उसको गूगल में। नाम के लिए सिर्फ नाम ही जानिए अभी के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इसको छोड़ सकते हैं। ये रिटर्न हवा रास्ता में कोई खदान होगा, उसका कंस्टिट्यूएंट देखा गया कितना होता है, हर माइंस में इतना है नहीं, इसको आप आराम से स्किप कर सकते हैं। यहाँ जाइए। It will be observed that the return air is depleted in oxygen content and contaminated by mine gases. Impurities come from exhalation of mine blasting, underground fire, burning of lights, bacterial action, and gases given off from strata. It also contains moisture and dust of coal and rock.
ये पाया जाता है कि जो भी हमारा रिटर्न हवा रहता है, रिटर्न हवा का मतलब ये कि इनटेक हवा होता है कि रिटर्न हवा। इनटेक हवा जो शुद्ध हवा होती है, जो खान में पहली जाती है, और जो हवा घूम के खदान से बाहर निकलने वाली होती है, उसको बोलता है रिटर्न हवा। जो रिटर्न हवा होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की जो कंटेंट होती है वो डिप्लेटेड का मतलब होता है कम रहती है। ठीक है, उसमें कई सारे गैसें जो हैं उसमें समा जाती है, जैसे कि आपका जो उसमें इम्प्योरिटी आता है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? खराब गैस है। कैसे आ सकता है? आदमी सांस छोड़ता है, एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना, तो उससे CO2 बनता है। तो इसमें रिटर्न एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा ब्लास्टिंग करते हैं हम लोग, ब्लास्टिंग करते हैं, उससे भी गैसें निकलती हैं, उससे भी इम्प्योरिटीज जो है हवा में मिलता है। भूमिगत में आग लगता है, उससे भी इम्प्योरिटीज मिलता है। लाइट जलेगा तब भी मिलेगा। लाइट कैसे जलेगा बताइए? फ्लेम सेफ्टी लैम्प। बैक्टीरियल एक्शन अगर होता है, मान के चले बैक्टीरिया है, पेड़ लकड़ी में टिम्बर में जो है सैप रूट कर रहा है, बीमारी तरह तरह की लकड़ी का बीमारी होता है ना, यानी सड़ने का काम करा रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, तो उससे भी गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा जो स्टार्टा है उससे भी गैस निकलता है, क्योंकि स्टार्टा में क्या है, बहुत सारी गैसें दबी हुई हैं। जब कोयला बना था बहुत सारा गैस दबा था, तब तो आपको जब ब्लास्टिंग करते हैं या कोयला निकालते हैं, तब आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस निकलती है। तो ये सब चीज जो है उसमें इम्प्योरिटीज में आता है। इसके अलावा जो कोयला का डस्ट है, और पत्थर का जो डस्ट है, उसमें भी, और साथ साथ जो मॉइस्चर है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। यानी रिटर्न एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा और बहुत सारा इम्प्योरिटीज होगा। ठीक है, ड्राई एयर इज सब्जेक्ट टू जनरल लॉज ऑफ गैस गिवन लेटर व्हेन रिफरिंग टू नॉक्सियस एंड पॉइजनस गैस मीट विद अ माइन, द कॉमनली यूज्ड नेम्स आर फॉलोज। ठीक है, जब नॉक्सियस और पॉइजनस गैस, जब हानिकारक और जो जहरीली गैसें हैं खदान में जो पाई जाती हैं, तो ये कुछ नाम दिया गया है, वो नाम जान लीजिए। ये खदान में ही है। अब ऐसा नहीं कभी, अब मान ही चलिए कि केमिस्ट्री वाला को बोलिएगा कि व्हाइट डम दो तो हमको, तो थोड़ी ना समझेगा वो, इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि ये जो नाम दिया गया है ना, वो तब दिया जाता है ये सब जहरीली और हानिकारक गैसों का नाम जब वो खदान में पाए जाते हैं। खदान में आपको एक्सेस नाइट्रोजन और खदान में आपको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तब उसको ब्लैक डम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि गए हैं किसी केमिस्ट्री वाला लैब के पास, ठीक है, तो केमिस्ट्री का किया हुआ जो बीटेक है, ठीक है, उसके पास जाके बोलेंगे कि फायर डैम के साथ रिएक्शन करो, उसको समझ में ही नहीं आएगा। उसको समझ में नहीं आएगा। आप बोलिएगा उसको स्टीम, जो उसको बोलिएगा ना कि हमको ब्लैक डैम हल्का सा चाहिए, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब जो है नॉक्सियस और पॉइजनस गैस का जो नामकरण किया गया है, वो तब उसके लिए किया गया है जो खदान में मिलते हैं उसके लिए, खदान के बाहर वाला का नहीं है ये सब चीज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। माइक बंद है क्या? सवाल पूछना है क्या किसी को? सवाल पूछना है क्या? ओके, चलिए अभी आते हैं सबसे पहले ब्लैक डैम के ऊपर। ब्लैक डैम, ये ये भी एक मैकेनिकल मिश्रण है। कौन से गैसों का? एक्सटिंक्टिव गैसों का। एक्सटिंक्टिव का मतलब होता है बुझाव गैसें, मतलब ऐसे गैसें जो आग को बुझाने में हेल्प करती हैं, उसको बोलेंगे एक्सटिंक्टिव गैसें। तो ये जो एक्सटिंक्टिव गैसें हैं, इसका जो मिश्रण होता है ब्लैक डैम, और ये एक्सटिंक्टिव गैसें में कौन कौन चीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस नाइट्रोजन। यहाँ एक्सेस नाइट्रोजन एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कभी कभी इसको चोक डैम भी बोलते हैं एंड स्टाइथ भी बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लैक डैम के बारे में पता चल गया कि ये एक्सेस नाइट्रोजन एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, एक्सटिंक्टिव गैसों का मिश्रण है। इसको चोक डैम एंड स्टाइथ भी कभी कभी बोल देते हैं। फायर डैम की तरफ आते हैं जी। फायर डैम, इट इज यूज्ड ईदर एज synonyms with methane or referring to mechanical mixture of gases chiefly flammable given off naturally from coal and consisting for the most part methane or CH4। ठीक है, जो फायर डैम पे एक तरह का बोल सकते हैं कि मीथेन का ही ये सिनोनिम है। ठीक है, फायर डैम का मतलब हो गया मीथेन, मीथेन के साथ जो भी कुछ कुछ गैस है उसको मिश्रण होगा, उसी को बोलेंगे फायर डैम। मतलब बोल सकते हैं कि मीथेन को ही जनरली लोग फायर डैम बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट डैम पे आ जाइए। व्हाइट डैम का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड CO। स्टिंक डैम का मतलब हो गया कि सल्फर रेटेड हाइड्रोजन। सल्फर रेटेड हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। आफ्टर डैम में आ जाइए। आफ्टर डैम, दिस इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जिस्टिंग इन अ माइन आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ फायर डैम्प और कोल डस्ट। Its composition is extremely variable, but usually includes carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, and sometimes S2S and SO2, with a small
percentage of oxygen. The percentage of CO1, CO2 is much in excess of what is normally found in mines. The percentage of CO and CO2 is much in excess of what is normally found in a mine. मतलब जो आफ्टर डैम्प है वो भी एक कई सारे गैसों का मैकेनिकल मिश्रण है, और ये तब पाया जाता है जब खदान में एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन चाहे फायर डैम का हो चाहे कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो, उसके बाद जो कई सारे गैसों का मिश्रण जो बनता है ना, उस गैसों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं आफ्टर डैम। इसमें मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कभी कभी H2S एंड SO2 होता है, और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो परसेंटेज मिलता है ना CO2 का, नॉर्मल टाइम से बहुत ज्यादा मिलता है। नॉर्मली कितना होता है जी? CO2 0.5% मैक्सिमम लिमिट है, कभी कभी 0.3 मिला, 0.1 मिला, 0.2, 0.34 मिला, यही होता है ना, 0.03, 0.04 इतना ही मिलता है CO2। लेकिन जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो CO2 का जो मिलेगा ना परसेंटेज, वो काफी ज्यादा होता है, यानी नॉर्मल जो मिलता है उससे कई ज्यादा जो है CO और CO2 का यहाँ पे परसेंटेज आपको आफ्टर डैम में दिखेगा। ठीक है, गैस लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक शॉर्टकट में बता देते हैं। बॉयल्स लॉ से याद कीजिए बीटी। बीटी का मतलब याद कर लीजिए, अब लोग बीटी से ब्लूटूथ बोला करते थे। बी से हो जाएगा बॉयल, और टी से हो जाएगा टेम्परेचर। देखिए दो लॉ है, वैसे तीन लॉ है पर हम दो ही लॉ बताएंगे। ठीक है, एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये दो ही लॉ एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, डिफ्यूजन वाला अलग चीज है। देखिए तीनों चीज में ना तीन चीज है, मतलब बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में तीन चीज है। एक तो है टेम्परेचर, उसके बाद है वॉल्यूम, और है प्रेशर। ये तीन चीजों के ऊपर ये पूरा चार्ल्स एंड जो अपना बॉयल्स लॉ है वो रिवॉल्व करता है। एक को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी दोनों को वेरिएबल करते हैं। एक को कांस्टेंट रखेंगे, दोनों को वेरिएबल करेंगे। अब क्या होता है, जब भी हम बोलेंगे बीटी, बीटी से होगा बॉयल्स लॉ, और बीटी में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। टी आ रहा है तो टी को कर दीजिए कांस्टेंट। टी को कर दीजिए क्या, कांस्टेंट, मतलब ये बढ़ेगा नहीं। अब रिलेशन देखिए कि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो अगर मेरा प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बताइए? प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए? सोचिए सोचिए, वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो घटेगा ना, कोई चीज है, ठीक है, उसको ऊपर से और प्रेशर से दबा रहे हैं, क्या होगा? इसका साइज कम होगा कि नहीं होगा? उसी तरह सोचिए। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, और इसमें क्या होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बहुत याद कीजिए सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस बोलते थे, याद है जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे? वैसे आपके सिलेबस में भी होगा एनसीएल वाले, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें भी होता है, प्रेशर इसमें भी होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी होता है। अब चूंकि चार्ल्स है, सी है, तो सी का मतलब क्या होगा, चार्ल्स। बी का मतलब यहाँ पे बॉयल्स था। पी आ गया प्रेशर, यानी प्रेशर से हमको लेना देना नहीं है, टेम्परेचर और वॉल्यूम से लेना देना है कि नहीं है? यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तापमान बढ़ा रहे हैं, पानी था, क्या हो रहा है, गैस में बन रहा है। गैस बन रहा है तो क्या उसका आयतन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पानी जो है कोई कंटेनर में इतना ही था, कुकर था ना, कुकर था मान के चलिए, पानी इतना था, तापमान बढ़ा दिए, अब ये पानी गर्म होने लगा, गैस में बदल गया। अब पूरा कुकर भर जो है वो पूरा गैस भर गया कि नहीं भर गया, यानी इसका वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो बीटी बॉयल्स लॉ, सीपी चार्ल्स लॉ। कोई दिक्कत? कोई इसमें दिक्कत समझ में आ रहा है तो बताइए। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं ना? चलिए आगे आते हैं। चार्ल्स लॉ बता दिए हैं, बॉयल्स लॉ भी बता दिए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ना है नहीं।
आर जान लीजिए, सॉरी आर नहीं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें बोला गया कि द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। मतलब अगर हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जो आप बोल सकते हैं रिलेशन है डेंसिटी के साथ, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी का स्क्वायर रूट। कहने का मतलब ये है कि आर यहाँ पे होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि कितना कोई गैस जो है एक दूसरे से मिक्स होता है। ठीक है, जो भी बोलेंगे जो गैस जल्दी मिक्स हो जाएगा किसी के साथ उसको बोल देंगे कि हाईली डिफ्यूजिव गैस है, हाईली डिफ्यूजिव गैस। तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, यानी एक तरह के इनवर्सली होगा ना। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन रेट घटेगा, डिफ्यूजन रेट अगर हमको घटाना है तो डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? देखते हैं ना, अब मीथेन लेयरिंग जो है लग जाता है, उसको कैसे अब हटा देते हैं हवा से? हवा से कैसे हट जा रहा है? क्योंकि हम लोग हवा से जब वहां पे हवा छोड़ते हैं तो क्या है, क्योंकि अब ये हल्की गैस है, डेंसिटी बहुत ही कम है मीथेन गैस का, तो अगर आप इसमें डिफ्यूजन कराते हैं हवा के साथ तो वो जल्दी मिक्स होता है हवा में। और जो गैस जैसे कि SO2, उसको गलती से भी हवा से हमको अगर कहीं पाया गया उसको हटाना हो ना, तो जल्दी हवा से वो हटेगा ही नहीं। जितना जल्दी मेरा जो मीथेन हट रहा है ना डिफ्यूजन होके, उतना जल्दी मेरा SO2 नहीं हटेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी, सॉरी उसका डेंसिटी देख रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 होता है उसका, मीथेन का सिर्फ 0.55। तो जितना सिंपल से याद रखिए कि जो गैस जितना हल्का होगा ना, उतना जल्दी जो है किसी दूसरे हवा में या गैसों में मिक्स होगा, उसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। S2 हाइड्रोजन हीलियम सबसे जल्दी डिफ्यूज होगा, सबसे जल्दी ये डिफ्यूज होता है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ रहा है? आगे आते हैं। कॉमन गैसेस इन अ माइन, कॉमन गैसेस इन अ माइन बहुत इजी है। ठीक है, पढ़ते आ रहा है बचपन से ही, जब से GT एग्जाम पास कर रहे होंगे तब से, कि ऑक्सीजन एक वाइटल एलिमेंट है इन एटमॉस्फेरिक गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। जो भी आदमी लोग रहते हैं, जो भी जानवर रहते हैं, उनको जीवन जीने के लिए ब्रीदिंग चाहिए, में सांस लेना जरूरी है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। हवा क्या रंगहीन गैस है, सुगंधहीन गैस है, टेस्टलेस गैस है, पानी में थोड़ा सा घुलता है और हवा से थोड़ा सा मतलब स्लाइटली हैवियर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? सिर्फ 1.11। और सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। मतलब अगर टेम्परेचर मेरा वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 वॉल्यूम पानी में 3 वॉल्यूम O2 जो है वो घुलेगा, यानी 100 भाग पानी में 3 भाग पानी 20 डिग्री के तापमान पे घुल जाएगा। क्रिटिकल तापमान जो है इसका -190 -119 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका क्रिटिकल प्रेशर 50 एटमॉस है। क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? जो है वैसा टेम्परेचर जिसके बाद वो अपने अवस्था चेंज कर लेता है, गैस से बन जाएगा क्या, गैस से बनेगा सॉलिड, सॉलिड से बनेगा लिक्विड। तो क्या एक साइकिल है, जब भी जो जैसा टेम्परेचर इसके बाद वो अपना अवस्था चेंज कर लेता है, स्टेट चेंज कर लेता है, उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आते हैं, इट इज मोस्ट केमिकली एक्टिव। ये सबसे ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ये एक्टिव एलिमेंट है, लगभग ये हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर देता है, और साथ ही साथ ये जलने में सपोर्ट भी करता है, जलने में मदद भी करता है। ठीक है, अब जो भी हवा में ऑक्सीजन है खदान में, उसका देखिए कंजम्पशन कैसे होता है। आदमी लोग सांस ले रहा है, जब भी कोयला का ऑक्सीडेशन होगा उसमें ऑक्सीजन खपत हो जाएगा, या कोई भी कार्बन में पदार्थ जलेगा उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। फ्लेम सेफ्टी लैम्प जलेगा, ठीक है, अगर एसिटिलीन लैंप लेके जा रहे हैं, निक लैंप लेके जा रहे हैं, निक लैंप, तो उसमें भी जलेगा तो उसमें भी ऑक्सीजन कम होगा। अगर मेरा फंगस ग्रोथ है, बैक्टीरिया ग्रोथ है, उसके कारण लकड़ी सड़ रहा है, तो उसमें भी ऑक्सीजन मेरा कम होगा, उसमें भी कंज्यूम होता है। दिस अकाउंट्स फॉर डिमिनिश परसेंटेज ऑफ O2 इन द रिटर्न एयर ऑफ अ माइन। मतलब इसी कारण से जो है देखिएगा रिटर्न हवा रास्ता में ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि आदमी सांस ले लेते हैं हवा, ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन हो जाता है कोयला का। लैंप लेके जा रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, टिम्बर सड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो इसी कारण से जो है रिटर्न हवा में ऑक्सीजन कम रहता है। इट हैज बीन फाउंड दैट अ रेस्ट पर्सन एट अ बेड कंज्यूम्ड 0.3 लीटर्स पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है।
कि ऑक्सीजन अगर जो एक आदमी जो है कितना लीटर कंज्यूम करता है, अगर आदमी बेड पे रेस्ट कर रहा है तो 0.3 लीटर पर मिनट ये कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन। अगर कोई आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 0.78 लीटर पर मिनट ये कंज्यूम करेगा। अगर कोई आदमी वॉक कर रहा है, चल रहा है, लेकिन इसका स्पीड ज्यादा हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, या फिर नॉर्मल जो एक्सरसाइज कर रहा है वो कर रहा है, तो 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन ये कंज्यूम करता है। इतना ही नहीं, अगर अगर हम लोग सेफ्टी लैम्प की बात करें, ऑयल लैम्प की बात करें, खासकर फ्लेम सेफ्टी लैम्प की, तो जो भी तेल से जाने वाले लैंप्स होते हैं, उसमें अगर 1% भी ऑक्सीजन कम हुआ ना, तो 30% ये लोग का लाइट कम हो जाता है। 30% लाइट कम हो जाएगा जब 1% ऑक्सीजन फॉल करेगा, कम होगा तो। और ये जो सेफ्टी लैंप है, फ्लेम सेफ्टी लैंप, वो बुझ भी जाएगा जब ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 17.5 के आसपास अगर आता है या 17% आता है, तो ये सेफ्टी लैंप, फ्लेम सेफ्टी लैंप जो है बुझ जाएगा। It should be noted that if a candle or flame safety lamp continues to burn in one place, the atmosphere is safe for human beings if other poisonous gas like CO2 is not present. ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई कैंडल, मोमबत्ती या कोई फ्लेम सेफ्टी लैंप किसी जगह पे जल रहा है, तो वहां पर आदमी लोग के लिए वो जो वातावरण है वो सेफ माना जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अन्य जो जहरीले गैस है जैसे कि CO, H2S नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। कोई कोई सा भी जगह जहाँ पे आप देखते हैं कि कोई मोमबत्ती या कोई फ्लेम सेफ्टी लैंप जल रहा है, तो मान लीजिए कि वो जो जगह है ना, वो वातावरण सेफ है ह्यूमन बींग्स के लिए, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई पॉइजनस गैस नहीं होनी चाहिए। पॉइजनस गैस हो गया, कैंडल जल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सेफ हो सकता है अगर उसमें पॉइजनस गैस है तो फिर कितना भी कैंडल जला लीजिए, कितना भी सेफ्टी लैंप जला लीजिए, वो सेफ नहीं कह सकते 100%। ठीक है, अब बात करते हैं कि आदमी लोग कितना परसेंट ऑक्सीजन तक सर्वाइव कर सकता है जी। तो आदमी लोग 15% ऑक्सीजन तक सर्वाइव कर सकता है। सवाल पूछ भी सकता है जी, इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव इन एटमोस्फेयर कंटेनिंग एज लो एज 15% ऑक्सीजन। 15% ऑक्सीजन तक आदमी जिंदा रह सकता है, उससे बियॉन्ड गया तो फिर नहीं जी पाएगा। क्रैनरीज और स्मॉल बर्ड्स कैन सर्वाइव इफ O2 percentage as low as 8%. And they are not good guides for sufficiency of oxygen for human beings। जो कैनरी बर्ड है जिसका प्रचलन अब नहीं के बराबर है, जो ठीक है, उनका हम लोग ऑक्सीजन जांच करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वो लोग 8% ऑक्सीजन में भी जिंदा रह पाएंगे। पता चला कहीं 10% ऑक्सीजन है, वो लोग जिंदा है, उसको लेके जा रहे हैं, बोलेंगे अरे ये लोग तो जिंदा है तो हम लोग भी जिंदा रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, 15% ऑक्सीजन जो आदमी के लिए चाहिए, ये कैनरीज और स्मॉल बर्ड के लिए सिर्फ 8% ऑक्सीजन से भी काम चल जाएगा। एंड एसिटिलीन, ये मेटल माइंस में लैंप इस्तेमाल होता है, एसिटिलीन लैंप, कैल्शियम कार्बाइड इसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। तो एसिटिलीन लैंप हाउएवर बर्न्स व्हेन द ऑक्सीजन परसेंटेज इज एज लो to 12 to 13%, and it is not a good indicator for detecting oxygen deficiency which may prove fatal for human being। एक एसिटिलीन लैंप को भी आप ऑक्सीजन के सूचक के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 12 से 13% ऑक्सीजन तक में वो भी जलते रहेगा। आदमी 15% चाहिए ना, उसे कम रहेगा तो नहीं जीवित रह पाएगा। लेकिन आप वो सोचिएगा कि नहीं एसिटिलीन लैंप लेके जाएंगे, जब तक जल रहा है तब तक मानेंगे कि आदमी सुरक्षित है, तो नहीं है ऐसा। तो ये 12 से 13% तक भी है ऑक्सीजन रहने पे ये जल जाएगा, इसलिए इसको कभी भी गुड इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं माना जाता है। ठीक है, माइनिंग लॉज जो भी है इंडिया में, जो भी माइनिंग से रिलेटेड नियम है, वो बोला, उसमें बताया गया है कि जो मिनिमम जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो 19% होना चाहिए खदान में। ठीक है, लेकिन यही लिमिट अगर रसिया में देखें तभी यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, जब ये बुक बनी थी 20% है। यही यूएसए की बात करें तो 19.5% है। हमारे इंडिया में सिर्फ 19%। तो ठीक है, बाकी सब ये सब कुछ भी नहीं, एप्ट्रॉन वगैरह सब कुछ कुछ डिवाइस के नाम बताए गए हैं जो हम ऑक्सीजन डिफिशियंसी नाप सकता है। तो उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Recording stopped.